हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन 12th क्लास का बायोलॉजी का जो सेकंड यूनिट है नर व मादा युग्मकोद्भिद का विकास एवं इसकी संरचना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हो भाई, बोलो। मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद। सबसे पहले अपन देखते हैं कि नर युग्मकोद्भिद की परिभाषा। नर युग्मकोद्भिद किसे कहोगे? तो नर युग्मकोद्भिद का मतलब हो जाएगा अंकुरित परागकण को। अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद किसे कहोगे? तो अंकुरित जो परागकण होता है, यानी कि परिपक्व जो परागकण होते हैं उसको अपन नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। जिसको मेल गैमेटोफाइट कहता है, तो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण किससे हो जाएगा? पराग कणों से। पराग कण है तो पराग कण अपन किसे कहते थे? तो अपन ने देखा था कि जो लघु बीजाणु धानी के अंदर जो लघु बीजाणु होता है, उस लघु बीजाणुओं के अंदर एक कैलोज परत होती है, और कैलोज परत को कैलेज एंजाइम जो टेपिडम से आता है वो जैसे ही स्रावित होता है तो कैलोज परत को अपघटित कर देता है, जिसके द्वारा जो चतुष्क था उसकी संरचना गोलाकार हो जाती थी, और उसके अंदर पाई जाने वाली संरचना को अपन क्या कहते थे? पराग कण कहते थे। तो परिपक्व यानी कि अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो सबसे पहले अपन आज परागकण के बारे में पढ़ेंगे। परागकण, क्योंकि सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो परागकण से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए अपन आज का अपना टॉपिक है वो परागकण स्टार्ट करते हैं। परागकण हेडिंग डाल दीजिए, परागकण, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, परागकण। अब सबसे पहले परागकण होता क्या है? तो परागकण क्या है? तो परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, गोलाकार या अंडाकार अगुणित कोशिका होती है। ठीक है, ये क्या होती है? तो ये होती है, इसके अंदर आप लिख सकते हो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, गोलाकार या अंडाकार संरचना जो कैसी होती है? अगुणित होती है, मतलब एन होती है, अगुणित होती है। क्या कहलाती है भाई? परागकण कहलाती है। तो परागकण के आप अंदर आपको ध्यान रखना, एक कोशिकीय होती है, एक केंद्र की होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार, गोलाकार या अंडाकार हो सकती है। इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है? अगुणित होती है। इसकी संरचना को अपन देखने की कोशिश करते हैं, तो इसकी संरचना अपन ने अभी देखा गोलाकार होती है, ये गोलाकार संरचना। और इस गोलाकार संरचना के अंदर एक बड़ा सा केंद्रक होता है जो कि परिधि की ओर होता है। कहाँ होता है? परिधि की ओर। ठीक है, इसके बीच में मैंने केंद्रिका बनाई है, और एक बड़ी सी रिक्तिका होती है। छोटी छोटी रिक्तिका मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है, तो ये हो जाएगी रिक्तिका। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है भाई? यहाँ पे इसके ऊपर दो संरचनाएं पाई जाती है, एक होती है अंतःचौल और एक होती है बाह्यचौल। एक होता है अंतःचौल और एक होता है बाह्यचौल। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे अंतःचौल। अंतःचौल क्या है, फिर बाह्यचौल को देखेंगे, और इसके अंदर बाह्य जाने वाले विभिन्न भागों को अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो संरचना आपको दिख रही है ये परागकण है। ठीक है, ये संरचना, और इस संरचना को, बाहर वाली संरचना को, जिसको मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, इस संरचना को कहता है बाह्यचौल। क्या कहता है? बाह्यचौल। तो इसका नाम लिख लो भाई, ये क्या है? तो ये है बाह्यचौल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्साइन। क्या कहता है? एक्साइन कहते हैं, बाह्यचौल होगी। उसके अलावा एक क्या होता है? तो एक होता है इसके अंदर केंद्रक। बाकी ये क्या है भाई, सभी पूरा क्या हो जाएगा,
साइटोप्लाज्म, जिसको आप कहोगे कोशिका द्रव्य। क्या कहोगे? कोशिका द्रव्य। तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य, ये बाह्यचोल हो जाएगा। ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है इसको आप कहोगे अंतःचौल। अंतःचौल जिसको इंग्लिश में कहता है इंटाइन। क्या कहता है? इंटाइन। ठीक है, अब इतनी संरचना आपको देखने को मिल रही है। एक तो आपको देखने को बाह्यचौल मिल रहा है, एक अंतःचौल, ठीक है। उसके अलावा एक ये बड़ी सी क्या है, इस संरचना को आप कहोगे रिक्तिका, इसको वैक्यूल्स कहता है। उसके अलावा आपको देखो स्थान स्थान पर ये क्या दिख रहा है, एक छिद्र दिख रहा है। स्थान स्थान पर आपको क्या दिख रहा है? छिद्र दिख रहा है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको आप कहोगे जनन छिद्र। जनन छिद्र जिसको इंग्लिश में कहता है जर्म पोर। क्या कहता है? जर्म पोर। तो इतनी संरचना आपको ध्यान रखनी है। परागकण होता है वो कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, एक केंद्रक मैंने बनाया। कैसा दिख रहा है? गोलाकार या अंडाकार होता है। जो अगुणित कोशिका होती है कैसी होती है? एन होती है। अब इसके अंदर अपन सभी भागों को देखेंगे भाई। सबसे पहले बाह्यचोल के बारे में देखोगे, अंतःचोल के बारे में देखोगे और जनन छिद्र, तीनों के बारे में देखोगे। केंद्रक तो आपको पता ही है, एक केंद्रक होता है जो कहाँ होता है? परिधि की ओर होता है, परिधि की ओर। अब परिधि की ओर क्यों होता है? प्रश्न उठता है कि गुरुजी परिधि की ओर क्यों होता है? क्योंकि छोटी छोटी रिक्तिका मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। छोटी छोटी रिक्तिका मिलकर, छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर देती है। और इसके द्वारा ये बड़ी रिक्तिका यहाँ आ जाएगी तो निश्चित रूप से आपको पता है केंद्रक कहाँ चला जाएगा? परिधि की ओर। और कोशिका द्रव्य कहाँ चला जाता है? परिधि की ओर चला जाता है। तो ये परागकण हो गया। अब परागकण के अंदर आपको तीन विशेष रूप से संरचना ध्यान रखनी है, एक बाह्यचौल, एक अंतःचौल और एक जनन छिद्र। तीनों चीजों को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज अपन बाह्यचौल को देखते हैं। बाह्यचौल क्या कहते हैं इसको भाई? बोलो। एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। अब बाह्यचौल होती है, वो बाह्यचौल कैसी दिख रही है? तो सबसे पहले देखो, ये बाह्यचौल है, ये पूरी इतनी जो है ये पूरी बाह्यचौल है, ये बाह्यचौल है, ये बाह्यचौल है। और ये वाली जो संरचना आपको ब्लैक लाइंस में, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, तो मैं रेड पेन से ड्रॉप आउट कर देता हूँ। ये जो आपको संरचना दिख रही है, बीच वाली गोलाकार संरचना, ये वाली जो संरचना है, ये क्या है? अंतःचौल है। और ये क्या है? पूरी बाह्यचौल है। अब बाह्यचौल क्या हो जाएगी? बाह्यचौल मोटी है भाई। देखो भाई, मोटी है, मोटी, ठीक है। और उसके अलावा क्या है? इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है? ये मोटी है, अलंकृत है। क्या है? अलंकृत। अलंकृत का मतलब ये होता है कि ये ऊपर से क्या होती है? ऊपर से यह अलग अलग संरचना हो सकती है। यहाँ पे इस संरचना को आप यदि देखोगे तो ऊपर से यहाँ पे ये संरचना ऐसे हो सकती है, ठीक है। यहाँ ये संरचना ऐसे हो सकती है। तो इस संरचनाओं के कारण इसको क्या कहते हैं? अलंकृत कहते हैं। मोटी होती है, अलंकृत होती है। उसके अलावा इस मोटी होने का कारण जो है वो है यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो एक प्रकार की वसा है, लिपिड है। स्पोरोपोलेनिन के कारण ये क्या होती है? मोटी होती है। ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया हुआ है, टेपिटम से। और टेपिटम से स्रावित होने के कारण प्रोयूबिस्काय से मिलकर ये यूबिस्काय का निर्माण करती है। तो ये जो बाह्यचौल है यह मोटी होने का कारण क्या है? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन एक प्रकार की क्या है? वसा है या लिपिड है, ठीक है। तो बाह्यचौल होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलेनिन के कारण ही, यहाँ पे एक विशेष पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्पोरोपोलेनिन के कारण ही ये जो बाह्यचौल होती है इसके ऊपर भौतिक व जैविक क्रियाओं का, यहाँ जैविक अपघटन नहीं होता है, यहाँ जैविक अपघटन नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, बाह्यचौल है, इसके ऊपर क्या है? स्पोरोपोलेनिन है जो एक प्रकार की वसा है।
और इस वसा के कारण भौतिक व जैविक अपघटन इसका नहीं होता है, यानी कि बाह्य चोल कभी अपघटित नहीं होगी। उसके ऊपर किसी भी प्रकार के जीवाणु का या आप बाहर से दाब डालोगे या ताप डालोगे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए परागकण होते हैं, इस परागकण, एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जो परागकण होते हैं परागकणों के जीवाश्म मिलते हैं, परागकणों के जीवाश्म कई सालों तक मिलते हैं। परागकण के जो जीवाश्म होते हैं वो कई साल मिलने का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, इसकी जो बाह्य चोल है उसके ऊपर क्या है, स्पोरोपोलेनिन वसा जमा रहती है। तो ये हो गई मोटी अलंकृत स्पोरोपोलेनिन। दूसरी संरचना देखो भाई कौन सी है, तो अंतचोल। अंतचोल, अब मैंने एक चीज नहीं बताई, बाह्य चोल का कार्य क्या है, तो बाह्य चोल का कार्य है, बाह्य चोल का कार्य है इस परागकण को सुरक्षा प्रदान करना। अंतचोल जिसको क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। अब अंतचोल क्या दिख रही है आपको, पतली होती है, इसको देखो आप, ये पतली होती है, पहला पॉइंट पतली। उसके अलावा कैसी होती है, ये अलंकृत नहीं होती है, अलंकृत नहीं होती है। और ये बनी किसकी होती है, तो यहां पे ये बनी होती है पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज। और पेक्टोसेल्यूलोज का मतलब हो जाएगा पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अंतचोल है वो पतली होती है, अलंकृत होती है और साथ साथ में पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। वहां पे स्पोरोपोलेनिन, यहाँ पे पेक्टोसेल्यूलोज। अब अंतचोल का कार्य क्या हो जाएगा, अंतचोल का एक विशेष कार्य वो अभी मैं बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको तीसरा पार्ट बता देता हूं। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, जनन छिद्र। जनन छिद्र जिसको अपन क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर, जनन छिद्र कहते हैं। ये जो जनन छिद्र है, ये जनन छिद्र है, ये भी जनन छिद्र है, जनन छिद्र। अब जनन छिद्र का काम क्या हो जाएगा पता है, जनन छिद्र का मतलब ये है कि जब परागकण जो होता है, ये जो परागकण होता है, ये परागकण जैसे ही इस परागकण से पराग नलिका का निर्माण होता है, यहां मैं लिख लेता हूं, जब परागकण से पराग नलिका, पराग नलिका क्या होती है अभी अपन डिस्कस करेंगे। पराग नलिका का जब निर्माण होता है तो पराग नलिका को मार्ग प्रदान करने का काम, मार्ग प्रदान करने का कार्य, पराग नलिका को मार्ग प्रदान करने का कार्य कौन करेगा, जनन छिद्र। इसकी अपन संख्या को देखोगे तो मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट का मतलब क्या होता है बताओ भाई जल्दी से, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। ये जो जनन छिद्र है इसकी एक बीजपत्री में इसकी संख्या एक होती है। और डाइकोट, आगे लिख लेना, डाइकोट, डाइकोट के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है, तो तीन होती है। तो ये हो जाएगा जनन छिद्र। अब जनन छिद्र के अंदर मैंने अंतचोल का कार्य नहीं बताया। अब ये जो आपको ये अंतचोल दिख रही है, ये क्या करेगी पता है, ये अंतचोल है, ये अंतचोल है भाई, ये अंतचोल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जनन छिद्र है। तो जनन छिद्र क्या करेगा, इस अंतचोल को बाहर की ओर पराग नलिका के रूप में बाहर निकालने का कार्य करेगा, पराग नलिका। और पराग नलिका जो होती है उस पराग नलिका के द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो अपन आगे देखेंगे। तो ये क्या है भाई, ये हो जाएगी यहां पे क्या होती है, बाह्य चोल, एक्साइन। और ये क्या है, इंटाइन है। तो इंटाइन जो होती है वो क्या करती है, पराग नलिका का निर्माण करती है। और पराग नलिका की यदि खोज की बात करोगे तो इसकी खोज अमीकी नाम के वैज्ञानिक ने, अमीकी नाम के वैज्ञानिक थे एक, अमीकी नाम के वैज्ञानिक ने पोर्चुनेटा, यहां इसको हिंदी में कहता है कुल्फा, पोर्चुनेटा पादप के अंदर सबसे पहले पराग नलिका को खोजा था। तो आपको पराग कण के अंदर, पराग कण के अंदर आपको तीन संरचना ध्यान रखनी है, एक बाह्य चोल, एक अंतःचोल और एक जनन छिद्र। और ये तीनों मिलकर कहीं ना कहीं इस परागकण के निर्माण के अंदर विशेष भूमिका निभाते हैं। तो ये आपके परागकण की संरचना हो गई। परागकण की संरचना के अंदर आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अब आगे अपन देखते हैं, उसके अलावा एक चीज अपने पराग, ये जो संरचना पड़ी है, इस संरचना के अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो आपके सिलेबस के अंदर है, उसको मैं बता देता हूं, जो है पराग किट, जिसको अपन पोलेन किट कहते हैं। पोलेन किट क्या है भाई, पोलेन किट
पोलन किट, यहाँ आप इसको हिंदी में लिख लो पोलन किट, पोलन किट, या इसको पराग किट कहते हैं। पराग किट को या पोलन किट को एक ही बात है। पराग किट, पराग किट की मैं परिभाषा यहाँ लिख रहा हूं, कीट परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में पराग कण के चारों ओर, पराग कण के चारों ओर, पराग कण के चारों ओर एक तेलीय चिपचिपी वसा व कैरोटीनॉइड्स, वसा व कैरोटीनॉइड्स से निर्मित संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे पराग किट या पोलन किट कहते हैं। बोलो भाई इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो कीट परागित जितने भी पुष्प है, कीटों द्वारा आपको पता है ये परागण होता है जिसको पोलिनाइजेशन कहते हैं, परागण। परागण की परिभाषा क्या हो जाती है? परागण की परिभाषा है पुंकेसर से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो परागण की क्रिया आपको पता ही है, स्वपरागण और परपरागण होता है। जो परपरागण होता है वो कीटों द्वारा भी होता है, मैंने आपको बताया हुआ है 11th क्लास के अंदर। कीट परागित जितने भी पुष्प है, कीट परागित पुष्पों में परागण के चारों ओर एक तेलीय संरचना पाई जाती है। ये जो परागकण है, इस परागकण के अंदर कीट परागित जितने भी पुष्प है उसके अंदर जो परागकण होता है, उस परागकण के चारों ओर एक तेलीय चिपचिपी, तेलीय होती है चिपचिपी वसा व कैरोटीनॉइड से निर्मित संरचना पाई जाती है, उसको कहते हैं पराग किट या पोलन किट कहते हैं। अब इसका कार्य क्या हो जाएगा? इसका कार्य हो जाएगा भाई, इसका कार्य हो जाएगा पराग या कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, 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 कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। साथ साथ में परागण की क्रिया, परागण की क्रिया संपन्न करने में सहायक। कैसे हो जाएगी परागण की क्रिया संपन्न करने में सहायक? तो ये क्या होती है? तेलीय होती है। तो इसके ऊपर आके जैसे ही कोई कीट बैठेगा यहाँ पे, जैसे ही कोई यहाँ पे कीट बैठेगा तो ये तेलीय होगी, तो इसके पैरों से ये चिपक जाएगी, जिसके द्वारा परागण होंगे वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक चले जाएंगे। तो परागण की क्रिया को संपन्न करने में सहायक है। साथ साथ में ये क्या करती है पता है? जो यूवी किरणें होती है, जिसको अपन अल्ट्रावायलेट कहते हैं, जिसको हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं, जो इस परागण के लिए साथ साथ में हमारे शरीर के लिए भी क्या होती है? हानिकारक होती है। और इसको रोकने के लिए आपको पता ही है ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ पे इस परागण के लिए ओजोन परत का काम कौन करेगी? तो इस परागकण के लिए जो ओजोन परत का काम करेगी वो कौन करेगी? पोलन किट करेगी। पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, क्योंकि पराबैंगनी किरणें आ जाएगी तो इसके अंदर जो भी केंद्रक कोशिका है वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा का काम कौन करती है? पोलन किट करती है। तो ये अपन ने परागकण की संरचना को देखा, ठीक है। अब परागण जो होता है वो क्या है? ये जो परागकण है, यह परागकण वास्तव में जो परिपक्व परागकण होता है, यानी कि जब वो अंकुरित हो जाता है, उसी को अपन नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। तो अब अपन परागण की संरचना को देख लिया। अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार से नर युग्मक, यानी कि जो आपके मेल गेमेटोफाइट होता है उसका परिवर्तन किस प्रकार से, मेल गेमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, इसको पढ़ेंगे। नर युग्मकोद्भिद का विकास, नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, इसको अपन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो नर युग्मकोद्भिद के विकास की जो प्रथम कोशिका होती है वो क्या होती है? परागकण। परागकण नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रथम कोशिका है। ये कैसी सेल है?
फर्स्ट सेल है, प्रथम कोशिका। नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका है वो क्या है? परागकण। ये मैंने परागकण बनाया हुआ है पोलन ग्रेन्स, जिसके अंदर ये क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। ठीक है, और ये कैसा है? अपरिपक्व परागकण है, परिपक्व नहीं है, क्योंकि परिपक्व को तो आप नर युग्मकोद्भिद कह दोगे। अपरिपक्व ये कैसा है? अपरिपक्व नर परागकण है, अपरिपक्व परागकण है। अपरिपक्व होगा तो उसके अंदर क्या होगा? केंद्रक होगा। ठीक है, साथ साथ में इसके चारों ओर अभी अपन ने देखा था बाह्य चोल होती है, जिसको अपन एक्साइन कहते थे, और इसके अंदर क्या थी? इंटाइन थी। ठीक है, इंटाइन थी, और उसके अलावा कोशिका द्रव्य होता है। तो ये सभी चीज परागकण के अंदर सबसे पहले अपरिपक्व परागकण। अब ये जो परागकण की क्रिया है, यहाँ आप कह सकते हो नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो 2 स्टेप के अंदर पूर्ण होता है। एक तो परागकण के पूर्व जो परागण की क्रिया होती है। अब परागण किसे कहोगे? परागण का मतलब है पुंकेसर से परागकणों का, पुंकेसर से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता? परागण कहलाता है। तो एक तो होगा वो पुंकेसर यानी कि परागण से पहले होगा, और एक होगा परागण के बाद। 2 स्टेप आएंगे, एक तो परागण के पहले और एक आएगा परागण के बाद। तो परागण के पहले होगा वो निश्चित रूप से कहाँ होगा? तो वो निश्चित रूप से कहाँ होगा? परागकण के अंदर। कई बार क्या होता है कि परागकण के अंदर ही जो नर युग्मक है उसका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस पूरी क्रिया के अंदर, नर युग्मकोद्भिद की पूरी क्रिया के अंदर 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। कितनी बार? 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। कितनी बार होगा भाई? 2 बार समसूत्री विभाजन होगा, और इस पॉइंट को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपरिपक्व परागकण है, जिसके अंदर बाह्य चोल है, अंतःचोल है, जनन छिद्र होगा, एक केंद्रक होगा, साथ साथ में कोशिका द्रव्य होगा। फिर क्या होगा? फिर जैसे ही आगे जाओगे तो आपको पता है परागकण के अंदर जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है। मैंने पहले ही बता दिया, अगुणित। एक कोशिका एक केंद्र की अगुणित, और बड़ी सी क्या होती है? इसके अंदर रिक्तिका होती है। क्या होती है? बड़ी सी रिक्तिका, जिसको अपन वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और बाकी वाला क्या है? साइटोप्लाज्म है। सबसे पहले क्या होगा? इस परागकण के अंदर समसूत्री विभाजन होगा, और ये पहला समसूत्री विभाजन है। सबसे पहले क्या होगा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होगा तो ये जो केंद्रक है, ये जो आपको पता ही है परागकण होता है वो कैसा होता है? एक केंद्र की, एक कोशिकी होता है, एक कोशिकी होता है। अभी अपन देखेंगे इस परागकण से एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेगी और 3 कोशिकाएं बनेगी। 2 कोशिका और 3 कोशिका अवस्था आएगी। ये क्या होगा? समसूत्र विभाजन करेगा, और समसूत्र विभाजन के द्वारा कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2 केंद्रक बन जाएंगे। जो पहला केंद्रक बनेगा वो कैसा होगा भाई? छोटा होगा, छोटा केंद्रक। और छोटे केंद्रक को अपन क्या कहता है? जनन केंद्रक। ध्यान रखना, जनन केंद्रक होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। एक बड़ा केंद्रक होता है, और बड़े केंद्रक को कहता है कायिक केंद्रक। तो 2 केंद्रक होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। कायिक केंद्रक से कायिक कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ये पूरी कायिक कोशिका हो जाएगी, और ये हो जाएगी जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका और जनन कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होगा? छोटा केंद्रक जनन कोशिकाओं का निर्माण करेगा, बड़ा केंद्रक कायिक कोशिका का निर्माण करेगा। 2 कोशिका अवस्था बन जाएगी, और इस 2 कोशिका अवस्था जो होती है वो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर पाई जाती है। और 60% पादपों के अंदर ये जो 2 कोशिका अवस्था है, इस 2 कोशिकी अवस्था के अंदर ही जो परागकण है वो क्या हो जाता है? परागकोश होता है वो स्फुटित हो जाता है, तो परागकणों का निर्माण हो जाता है। लेकिन 40% पादपों के अंदर आगे चलकर अपन स्टेज को देखेंगे। तो सबसे पहले छोटा केंद्रक, बड़ा केंद्रक। अब आपको ध्यान रखना है कायिक कोशिका और जनन कोशिका में अंतर क्या होगा? तो ये कोशिका छोटी होगी, ये कोशिका बड़ी होगी। ठीक है, इसमें कोशिका द्रव्य ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। इसमें कोशिका द्रव्य क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें कोशिका द्रव्य कम होगा। तो कोशिका द्रव्य ज्यादा है तो नेचुरल रूप से इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसमें आरएनए और प्रोटीन क्या होंगे? कम। डीएनए दोनों के अंदर समान होगा। तो ये कायिक कोशिका जनन कोशिका के अंतर है। देख लेना, किताब के अंदर दिया हुआ है, आप यहाँ से पता लगा सकते हो। कोशिका बड़ी होती है, छोटी होती है। इसमें कोशिका द्रव्य ज्यादा है तो आरएनए व प्रोटीन ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। डीएनए दोनों में क्या होता है? समान होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि आगे क्या हो जाएगा भाई? आगे हो जाएगा आपके आगे जो ये कोशिका है, ये जनन कोशिका है। ये जनन कोशिका
ये किससे जुड़ी हुई है भाई? ये जनन कोशिका किससे जुड़ी है आप बता सकते हो? ये किससे जुड़ी हुई है? ये संरचना क्या है? इस संरचना को आप क्या कहोगे? इस संरचना को अपन कहता है इंटाइन। इंटाइन ही तो कहता है। अरे ये इंटाइन से जुड़ी हुई है, अंतःचोल से जुड़ी हुई है, क्योंकि अंतःचोल के अंदर ही होगा, क्योंकि अंतःचोल के अंदर ही होगा, इंटाइन है। तो इंटाइन, ये इंटाइन से जो जुड़ी होती है, ये इंटाइन से जुड़ी हुई संरचना को कैलोज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैलोज कहते हैं। ये कैलोज परत के द्वारा इंटाइन से जुड़ी रहती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो जनन कोशिका है, यह कैलोज परत के द्वारा इंटाइन से जुड़ी रहती है। कुछ समय बाद ये जो कैलोज है, ये क्या हो जाता है? घुल जाता है। क्या हो जाता है? घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। और घुलने के कारण ये जो कोशिका है, ये कोशिका अभी कैसी दिख रही है? तर्कुकार। कैसी है? तर्कुकार। और तर्कुकार कोशिका ये जैसे घुल जाएगा तो ये जो कोशिका है, ये बाकी वाली कोशिका कौन सी है? तो कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका है। तो ये जैसे ही यहां से कैलोज परत घुल जाएगी, जिसके द्वारा ये जो आपके कोशिका है जो तर्कुकार दिख रही है, ये कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। और ये किसके अंदर? कोशिका द्रव्य वाली जो कोशिका है, यानी कि जो कायिक कोशिका, ये पूरी बाकी वाली क्या थी? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। तो जो जनन कोशिका है वो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से क्या हो जाती है? घुल जाती है। स्वतंत्र रूप से इसके अंदर क्या करेगी? ये तैरेगी, मुक्त रूप से तैरेगी। ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ मैंने क्या कहा आपको? अभी यहाँ पे इंटाइन से जुड़ी हुई है। इंटाइन किसके द्वारा जुड़ी हुई है? कैलोज परत के द्वारा। और आगे चलकर ये कैसी हो जाती है? तर्कुकार हो जाती है। और कैलोज परत से मुक्त हो जाने के बाद कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। अभी ये तैर रही है, अब क्या होगा? अब आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले ये कोशिका कौन सी है भाई? जनन कोशिका है। जनन कोशिका है, ठीक है। जनन कोशिका को मैं ऐसे ही बना देता हूं, जनन कोशिका तर्कुकारी बना देता हूं। और इसमें सबसे पहले क्या होगा? इसके अंदर जो कायिक कोशिका का केंद्रक होगा, कायिक कोशिका का जो केंद्रक होगा, कायिक कोशिका का केंद्रक सबसे पहले ये क्या है? पराग नलिका। पराग नलिका, जिसको सबसे पहले अमीकी नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, फॉर्च्यूनेटा या कुल्फा पादप के अंदर, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले कायिक कोशिका का जो केंद्रक होगा वो कहां चला जाएगा? टिप पर, यानी कि शीर्ष पर। पराग नलिका के शीर्ष पर सबसे पहले कौन चला जाता है? तो कायिक कोशिका का केंद्रक चला जाता है। कायिक कोशिका का केंद्रक टिप पर चला जाएगा, तो उसके पीछे पीछे, इस केंद्रक के पीछे पीछे इस कायिक कोशिका का कोशिका द्रव्य, कायिक कोशिका का कोशिका द्रव्य, किसका? कायिक कोशिका का कोशिका द्रव्य इसके पीछे पीछे आ जाएगा। और इसके पीछे पीछे, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य के पीछे पीछे जनन कोशिका आ जाती है। कौन सी कोशिका? जनन कोशिका आ जाती है। तो ये जनन कोशिका सबसे लास्ट में आ रही है। सबसे पहले कायिक कोशिका का केंद्रक टिप पर, फिर कोशिका द्रव्य कायिक कोशिका का, फिर जनन कोशिका आ जाती है। अब क्या होगा? अब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा? दूसरा समसूत्री विभाजन। दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। और दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा पता है? इसके अंदर ये जो जनन कोशिका थी, ये जनन कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना देगी और ये दो नर युग्मक बन जाएंगे। कितने नर युग्मक? दो, जो कैसे होंगे? अचल होंगे और अकशाबिक होंगे। अचल का मतलब गति नहीं करेंगे, मोमेंट नहीं करेंगे, अचल होंगे, अकशाबिक होंगे। और ये क्या है? कायिक कोशिका। कायिक केंद्रक से नेचुरल रूप से क्या हो जाएगी? कायिक कोशिका बन जाएगी, जो आगे चलकर क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। आगे चलकर क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। और जनन कोशिकाओं से दो जनन या नर युग्मक बन जाएंगे। तो दूसरा समसूत्री विभाजन हो गया। और इस संरचना को कहते हैं परिपक्व, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, या आप ऐसे कह सकते हो परिपक्व परागकण। परिपक्व परागकण को, परिपक्व परागकण को ही तो अपन क्या कहते थे? नर युग्मकोद्भिद कहते थे। तो ध्यान रखना है, परिपक्व परागकण जो है, उस परिपक्व परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसकी जो प्रथम कोशिका वो क्या है? परागकण। परागकण किससे बनता है? तो अपन ने देखा था लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, जो ऊतकों के रूप में होता है, जिसको लघु बीजाणु ऊतक कहता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण, परागकण से क्या बना? नर युग्मक। और नर युग्मकों के अंदर दो बार समसूत्री विभाजन, एक बार यहाँ और एक बार। नर युग्मकोद्भिद के विकास को देखा। इस विकास का ये जो वीडियो, इस वीडियो को बार बार देखना ताकि ये चीज आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये आपका नर युग्मकोद्भिद, यानी कि नर युग्मक जो है उसका पूरा हो गया है। अब अपन आगे मादा युग्मक या मादा
जो जननांग है उसके बारे में देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जायांग को देखेंगे, जिसको गाइनेंशियम कहता है। गाइनेंशियम के अंदर अंडप होता है, ठीक है, अंडप बहुअंडपी विक्तांडपी हो सकता है, इस संरचना को देखेंगे। फिर जायांग का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके अंदर किस प्रकार से बीजांड होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं, सभी संरचनाओं को अपन देखेंगे। होमवर्क के अंदर आपको प्रश्न भी करने हैं, इस प्रश्नों को आपको बार बार अभ्यास करना है। हो सकता है प्रश्न दोबारा आया हो तो उस प्रश्नों को आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मैंने पहले भी आपको मैंने कहा था, जो आपकी इकाई फर्स्ट है, इसके अंदर टोटल 5 यूनिट है और नंबर कितने हैं, 5 है, इसलिए प्रत्येक पार्ट में से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो 1 नंबर के प्रश्न ध्यान रखना है। नर युग्मकोद्भिद किसे कहता है, मेल गैमेटोफाइट किसे कहता है, अभी अपन ने पढ़ा है। बाह्यचोल मोटी होने का क्या कारण है, आपको मोटी होने का कारण बताना है। इसके ऊपर जो आवरण होता है उसी के कारण होती है। जनन छिद्र का कार्य बताइए, पुष्प को परिभाषित कीजिए, चतुष्क किसे कहते हैं, प्रकार व उदाहरण दीजिए। तो चतुष्क टेट्राल जो अपन ने पढ़ी थी उसके उदाहरण देने प्रत्येक के, ठीक है, 5 प्रकार का होता है, इसकी परिभाषा भी देनी है। अंतःचोल का कार्य आपको बताना है, इंटाइन का कार्य आपको बताना है, कायिक कोशिका व जनन कोशिका के अंतर आपको बताना है, ठीक है। पोलैंड किट किसे कहते हैं, कार्य बताइए, पोलैंड किट के क्या क्या कार्य वो बताना है। पोलैंड किट कहते हैं किसे, अपन ने देखा था। बारबेरी में कौन सा पराग कोष स्फुटन पाया जाता है, बारबेरी के अंदर कौन सा पढ़ा था अपन ने, 4 प्रकार के स्फुटन पढ़े थे, तो आप देख लेना। इसमें लंबवत स्फुटन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। लंबवत स्फुटन किसे कहता है, यानी कि लंबाई के अनुदिश जब कोई परागकोष स्फुटित होता है उसको लंबवत कहता है, इसका उदाहरण आपको देना है। सभी प्रश्नों को आपको करके मेरे व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर फोटो लेके मेरे को सेंड करना है, ताकि मैं आपकी राइटिंग को, आपके द्वारा किए गए अभ्यास को देख सकूं। ये मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों यारों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, खूब जय हिंद।